हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो 24 जून सेकंड शिफ्ट क्वेश्चंस आ गए हैं, जैसे कि तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। हु वाज अपॉइंटेड एज द 26th डायरेक्टर जनरल ऑफ ICG इंडियन कोस्टल गार्ड 2024 में? तो वो बने हैं डीजी परमेश शिवामणि, जो कि 26th डीजी बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इस्टेब्लिश हुई थी 1 फरवरी 1977 में। किसके रिकमेंडेशन पे? FKF रुस्तम जी कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है ये बनाई गई थी इंडियन कोस्ट गार्ड। अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तुम प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। द इंडियन कोस्ट गार्ड कम अंडर किसके अंडर आती है? ये इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। वेयर वॉज द इनिशियल कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन? तो हर्षवर्धन की शुरुआत में राजधानी कहाँ पर थी? हिज अर्लीस्ट कैपिटल वॉर थानेश्वर, जो कि आज के समय में हरियाणा में पड़ता है। एंड हर्षवर्धन फ्रॉम 606 to 647 century was an Indian emperor who ruled North India. He was a descendant of the dynasty of Vardhan and was a son of Prabhakar Vardhan, who conquered the invader of Elkon Huns and younger brother Rajyavardhan, king of the Thaneshwar, now Haryana. अब उसने कैपिटल बनाई क्या थी? मेकिंग हिज कैपिटल कन्नौज would have been equipped him with the great opportunity to direct his forces to the east. तो इसने पहले जो इसकी हर्षवर्धन की कैपिटल थी थानेश्वर थी। हर्षवर्धन कब से कब तक थे? ये 606 से लेकर 627 सेंचुरी तक थे। इंडिया के राजा थे, इंडियन एम्परर रहे हैं ये। किसके बेटे थे? ही वॉज अ सन ऑफ प्रभाकर वर्धन एंड ब्रदर ऑफ राजवर्धन। राजवर्धन, हर्षवर्धन और इनकी एक बहन भी थी, उनका नाम बताना तुम लोग। ये हमने बहुत बढ़िया से पढ़ा था पूरा। और हर्षवर्धन ने जो है 3 बुकें लिखी थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा। इनके यहाँ के दरबार कवि जो थे वो थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्ष चरिता लिखी थी इन एन ऑर्नेट स्टाइल फ्लॉन्टरिंग अकाउंट ऑन his patron year and become a model for later writers। ठीक, और इन्हीं के समय में कौन सा ट्रैवलर जो है भारत में आया था वो भी तुम लोगों को बताना है। अभी कल के ही शिफ्ट में आया था वो क्वेश्चन, कौन था वो ट्रैवलर जो कि भारत आया था इनके समय में? फाहियान आया था। काल बैसाखी कहाँ चलती है? तो काल बैसाखी जो है पश्चिम बंगाल के हिसक झोंके और भारी बारिश से जुड़े स्थानीय तूफान को काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी जो है एक स्थानीय वर्षा और आंधी है जो असम, पश्चिम बंगाल और भारत और बांग्लादेश में आती है। ये जो है गर्मी के मौसम में आती है। यह जीवन और धन की हानि करती है और आमतौर पर बैसाख अप्रैल मई के महीने में आती है, इसलिए इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? छोटा नागपुर के पठार से होती है। चूँकि ये उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाले पवनों के कारण होती है, इसलिए इन्हें जो है नॉर्थ वेस्ट, उत्तरी पश्चिमी पवन भी कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिंह समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था नरसिंह समिति का गठन? पहली जो नरसिंह समिति थी इसमें 9 सदस्य थे। ये 14 अगस्त 1991 को इसका जो है गठन किया गया था। और इसी समिति को भारतीय बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान संरचना, संगठन और कामकाज के तरीकों का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए कहा जाता है। नरसिंह समिति 16 नवंबर 1991 को सरकार को अपनी रिपोर्ट देती है और इसी समिति के निष्कर्ष पर 17 दिसंबर 1991 को संसद का विचरण रखा गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल में कौन सी स्वदेशी भाषा अपने संस्कृति और परंपरा प्रतिपादन करती है? तो वर्ष 2000 में शुरू किया गया हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो इसकी 17 जनजातियों को समृद्ध विरासत का प्रतीक है। हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में आयोजित किया जाता है। ठीक, इसके बाद इस उत्सव को जो है हॉर्नबिल पक्षी के नाम से भी रखा गया था, जो कि नागाओं के लिए जो है सबसे पूजनीय और प्रिय पक्षी था ये।
हॉर्नबिल महोत्सव में जो है नागा जनजाति के लिए प्रदर्शन, नृत्य और प्रदर्शनियों के लिए माध्यम से जो है अपनी समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो इसे ये जो है बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति का जनक की उपाधि दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक जो है ये पूर्णतः स्वतंत्र और स्वराज के सबसे शुरुआती और सबसे मुखर समर्थकों में से एक थे। वैलेंटाइन शेरॉल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में जो है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा था, और ये बाल गंगाधर तिलक ही थे जिन्होंने नारा दिया था कि ये जो स्वराज है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले नेता में से एक थे और स्वराज के प्रबल समर्थकों में से एक थे। इन्हीं को लाठीचार्ज जब हुई थी तो इनकी ही मृत्यु हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक जी की। ये जो है प्रोटेस्ट करने गए थे साइमन कमीशन के विरुद्ध। भारत का वो पहला अप्रत्यक्ष कर कौन सा है जिसे उत्पाद शुल्क, वैट और सेवा जैसे कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित किया था? तो वो था तुम्हारा अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? जीएसटी है। जीएसटी कब लागू हुआ था? ये 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार ने अप्रत्यक्ष टैक्स को खत्म कर दिया गया था और कई टैक्सों को एक टैक्स में बदल दिया गया था। तो जीएसटी या गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। इसमें विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर लिया है और इनकी जगह ले ली जो कि पहले केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। अब आता है मोपना विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? तो मोपना विद्रोह जो 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारी के खिलाफ ये सशस्त्र विद्रोह था, लेकिन ये ब्रिटिश सेना ने इस आंदोलन को कठोरता से जो है दबा दिया था, मोपना विद्रोह को। 2025 का फीफा क्लब विश्व कप कहाँ हुआ था? तो ये 2025 का जो हुआ था ये यूएसए में आयोजित किया गया था, जिसमें दुनिया भर की 32 शीर्ष क्लब टीमें विस्तारित और व्यापक रूप से महत्वाकांक्षी रूप से इन्होंने भाग लिया था। 32 टीमों ने, और यूएसए में ये हुआ था। एक क्वेश्चन आया था तुम्हारा ग्राम पंचायत से रिलेटेड, तो इसमें 3-4 ऑप्शन थे कि सरपंच इसमें होते हैं, उप सरपंच होते हैं, ये सब रहता है। पंचायत वेब सीरीज़ देख लेना, सारे ऑप्शन तुम्हें पता चल जाएंगे। अभी 4th सीजन उसका वैसे ही आ गया है। तो पंचायत का उसी से रिलेटेड था, पोस्ट वगैरह, सहायक और ये सब वगैरह सब पूछा था उसने, सचिव वगैरह के बारे में। किन क्षेत्रों की को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, यातायात, संप्रवेश, वित्त, पर्यटन, सत्कार, संस्कृति, मनोरंजन, लोक प्रकाशन और लोक सेवा, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि आते हैं। तृतीय क्षेत्र का विकास जो है 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी क्षेत्र बैंक कौन सी थी? तो वो थी इंडस इंड बैंक थी, जो कि 1994 में मुंबई में स्थापित हुई थी, पहली निजी बैंक थी। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? तो ये जो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि जी के पिता थे, जिनका नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर जी। 1860 में इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने। बाद में इसे पूरे क्षेत्र को निरूपित करने के लिए आया और घर के चारों ओर जो है इन्होंने सुंदर सुंदर बगीचे लगाए थे। और शांति निकेतन का मतलब होता है शांति का निवास, और भारत में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में जो है बोरपुर के पास ये छोटा सा शहर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो भारत के नियंत्रण और महालेख कैग की शक्तियां अनुच्छेद 148 से संबंधित है। कैग के क्वेश्चन अब लगातार ये 2 शिफ्टों से पूछ रहा है। 149वां आर्टिकल जो है भारत के नियंत्रण और महालेखा प्रशिक्षण के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। इसकी शपथ जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाता है। शक्तियां जो है अनुच्छेद 149 के अनुसार कैग जो है संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित संघ, राज्य और अन्य निकायों के खातों का लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार है। बाघ गुफाएं किस राज्य में हैं? तो बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले से 57 किलोमीटर दूर विंध्या पर्वत के दक्षिणी ढलान पर है। यह इंदौर और वडोदरा के समुद्र तट पर बाघिनी नदी के किनारे स्थित है। इन गुफाओं का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। आरबीआई बैंक की मुख्यमंत्री मुंबई कब हुआ है? आरबीआई का मुख्यमंत्री नहीं, आरबीआई का मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई कब हुआ था? तो आरबीआई जो है अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय शुरू में कोलकाता था और 1937 को मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था।
चंद्रगुप्त सेकंड ने किस शक शासक को मारा था? तो चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है रुद्र सिंह थर्ड को हराकर सौराष्ट्र और कठियावाड़ा पर जो है अधिकार कर लिया था। पूर्व और पश्चिम भारत में चंद्रगुप्त ने हुड़ो, कंबोजो, किरातो आदि जैसे उत्तरी शासकों को भी इसने हरा दिया था चंद्रगुप्त सेकंड ने। लोक अदालत से संबंधित एक क्वेश्चन आया था तुम्हारा स्टेटमेंट बेस, तो इसमें पहली स्टेटमेंट क्या थी? ये थी लोक अदालत ऐसे मामलों को सुलझाती है जैसे दीवानी विवाद, पारिवारिक विवाद, समझौता योग्य पर ये अपराध मामले। हाँ सही है ये। लोक अदालत हत्या जैसे मामलों को भी सुनवाई कर सकती है? नहीं, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सेकंड। लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय को वैध और अंतिम माना जाता है जो कानून द्वारा लागू किया जा सकता है, ये भी ऑप्शन सही है तुम्हारा। तो उपयुक्त सही भी नहीं होगा, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 ये दोनों जो है इसमें करेक्ट है। ठीक, अगर वीडियो तुम्हें पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो भाई। लोग एक एक महीने बाद चैनल खोल रहे हैं, उनके 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। यहाँ 6 महीने से घिस रहा हूँ लेकिन साला पता नहीं चल रहा। ना तुम कमेंट में बताते हो कि गड़बड़ कहाँ है, कंटेंट में गड़बड़ है, स्टाइल में पढ़ाने के गड़बड़ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है हो क्या रहा है। ये वीडियोस देख रहे हो कुछ, या तो रिकमेंडेशन में नहीं आ रही, क्या हो रहा है, क्या एल्गोरिथम के बाहर जा रहा है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई है ऐसा कमेंट में जो बता सके कि भाई ये जो है राइट पाथ है और मैं इधर की तरफ हूँ, या मैं इधर जा रहा हूँ, थोड़ा इधर करने की ज़रूरत है। कुछ कमेंट करके बता दिया करो कि कुछ स्टाइल चेंज करना है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो मैं वो पैटर्न चेंज करूँगा। प्लीज़ हेल्प मी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय श्री राम। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक एनालिसिस देखते रहो और कमेंट कर दो यार, एक बता दो कहाँ गड़बड़ हो रही है।